बिहार की जीत से बीजेपी बम बम है, नेता कार्यकर्ता गदगद है। बीजेपी ने धन्यवाद बिहार के नाम से कार्यक्रम भी कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है परिवार। पीएम मोदी ने कहा, परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मोदी ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से कई दशकों तक देश का नेतृत्व करने वाली एक पार्टी भी केवल परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। नमस्ते, मैं राशिद। राजनीति में परिवार पर मोदी के प्रहार के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस की जद में है परिवार, खानदान, वंश। परिवार ठाकरे, पवार, लालू, मुलायम पासवान का, परिवार बादल, करुणानिधि, चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, नायडू, केसीआर का। तो आज बहस का सवाल, क्या वाकई भारत की राजनीति में परिवार, वंश, खानदान लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है? परिवारवाद पर कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है? चुनावी जंग में तेरा वंशवाद, मेरा वंशवाद के बीच कौन ईमानदार है और कौन करता है राजनीतिक बेईमानी? डिबेट को करें शुरू। उससे पहले अभी की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है। परिवार वाली पार्टियों पर बड़ा हमला बोला। इशारों में कांग्रेस आरजेडी पर पीएम का हमला। परिवार वाली पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, ये कहना है पीएम का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल फैला है। परिवार वाली पार्टियों के दौर में बीजेपी का दायित्व बढ़ा है। बीजेपी लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण बनी है और आगे भी पार्टी को जीवंत उदाहरण बनाएंगे। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी। हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये तो प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के दौरान समस्तीपुर में बोला था, लेकिन जीत के बाद जब बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो परिवार वाली पार्टियों को कैसे आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री ने किस तरह से ये बता दिया कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है परिवार वाली पार्टियां। इसे भी सुने, उसके बाद डिबेट को हम करेंगे ओपन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले।
परिवारवाद की वजह से लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होता है, इस पर मैं डिबेट को शुरू करूं। और याद रखिएगा, आज 1 घंटे की डिबेट है, लेकिन डिबेट के हर 3 मिनट के हिस्से में हम परिवारवाद वाली पार्टियों को एक एक करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले करुणानिधि को मेरे ख्याल से दिखाना बहुत जरूरी है, और दक्षिण भारत से होते हुए उत्तर भारत तक हम लेकर के आपको चलेंगे। क्या डीएमके का परिवारवाद हम दिखा सकते हैं? क्या डीएमके का परिवारवाद दिखा सकते हैं हम? अगर डीएमके का परिवारवाद दिखा सकते हैं तो तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारें आप, और कैमरे को और भी ज्यादा लॉन्ग करें। जो भी कैमरा पर्सन है, कैमरे को और भी ज्यादा लॉन्ग किया जाए। डीएमके से हम करने जा रहे हैं शुरुआत, और दक्षिण भारत की ये पार्टी है, और दक्षिण भारत की एक ऐसी पार्टी जहां पर परिवारवाद जम करके चलता है। बेटा जिसका नाम है स्टालिन, जिसने डीएमके को की अभी कमान संभाली हुई है। एक और बेटा जिसका नाम है अलागिरी, और एक और बेटी जिनका नाम है कनिमोई। और आपको याद होगा कि 2G स्कैम में किस तरीके से इनका नाम सामने आया था। ये तो एक बात हो गई। हम कांग्रेस का परिवारवाद दिखाएंगे, समाजवादी पार्टी का दिखाएंगे, आरजेडी का दिखाएंगे, चंद्रबाबू नायडू का दिखाएंगे, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। ये तो एक परिवार की बात हो गई। बाकी परिवार को हम इससे पहले कि ओपन करें, एक बार डिबेट को ओपन कर देते हैं और ये जानते हैं कि हाँ, परिवारवाद आखिरकार लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। और प्रधानमंत्री का ये जो बयान है किन मायनों में खास है, कैनवास को बड़ा कर देंगे हम। यासिर जिलानी, नेता बीजेपी, अब से थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल लाल, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता, भी मेरे साथ में जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। और बरखा शर्मा, बिहार की राजधानी पटना से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। बरखा के जरिए भी हम ये समझेंगे कि बिहार के चुनाव में परिवारवाद कितना चला है, किस हद तक चला है। और याद रखिएगा, 16 तारीख यानी सोमवार को नीतीश कुमार की शपथ भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले परिवारवाद के चश्मे और नजरिए से चीजें देखनी बहुत जरूरी है। प्रेम कुमार जी, पहला सवाल आपसे, आप कांग्रेस सपोर्टर भी हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में परिवार मजबूरी है या फिर जरूरी है? परिवार के बिना काम क्यों नहीं चलता कांग्रेस का? देखिए राजीव जी, परिवार जो है एक पार्टी का, एक संगठन के भीतर तो एक समस्या के तौर पर दिखती है कि चूंकि वहाँ हर पार्टी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नॉर्म्स और मैकेनिज्म जो हिंदुस्तान में अलग अलग है। लेकिन जब जनता के बीच हम जाते हैं और जनता जब चुन करके भेजती है तो जनता को भी समझ होती है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस में, हमारे देश की डेमोक्रेसी में, हम परिवारवाद को, क्योंकि जनता नकार भी देती है, तो इसलिए हम परिवारवाद को एक समस्या के तौर पर नहीं देख सकते। एक पार्टी विशेष में हम जरूर इसको इस रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी बहुत मजबूत नहीं है। जी नहीं, डेमोक्रेसी कहाँ मजबूत नहीं है? कांग्रेस में मजबूत नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, गांधी परिवार में तो इतने लंबे लंबे नाम आ गए हैं। की बात करेंगे तो तब उसका उत्तर जो है, इसका उत्तर अलग हो जाएगा। एक पार्टी विशेष की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी, आप चूंकि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप अगर कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो मैं आपसे कांग्रेस की बात करूंगा। जब बीजेपी के नेता मेरे साथ में आएंगे, मैं बीजेपी की बात करूंगा। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, मैं पूरे विपक्ष का सपोर्टर कांग्रेस की बात करूंगा। मैं आपसे कांग्रेस की बात करूंगा। मैं आपसे ये बात करूंगा कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस के वक्त से लेकर के अभी तक, सुभाष चंद्र बोस के वक्त से लेकर के सीताराम केसरी तक क्या क्या पार्टी के अंदर हुआ है। जब कोई अध्यक्ष बना है गैर गांधी परिवार से, क्या क्या किया गया है, उसे किस तरह से धक्के मार करके निकाला गया है, उसे मजबूर कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीताराम केसरी, इन सभी को कितना मजबूर किया गया है ना कांग्रेस में, परिवार की वजह से कितना मजबूर किया गया है। सवाल आपसे ही करूंगा मैं। देखिए राजीव जी, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेसी हो या कांग्रेस से बाहर हो, कोई भी हो, इस बात को जानता है कि, क्षमा कीजिए राशिद जी। तो कोई भी व्यक्ति जो ये देख सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को राजनीति में प्रवेश नहीं दिया था। लाल बहादुर शास्त्री लेकर के राजनीति में आए, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने भी एक अपने नाम से कांग्रेस आई खड़ी कर ली। अब पार्टी में जो भी बगावत हुआ उसको देखा, एक नई पार्टी, एक नई इस तरीके से खड़ी की। उसके बाद आप देखेंगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, पूरे नेता चुन लिया गया उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया।
आप भी ऐसी बोलने बात नहीं कर देंगे, रहे हैं। आपका प्रश्न हम कैसे लगातार भूल है, जाएं उत्तर कि लीजिए सीताराम ना। केसरी कहीं सोनिया उत्तर गांधी की लीजिए। मुखालफत ना कर दें, विरोध में कोई ऐसी बात ना कर दें। उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, आप हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच नजरबंद रहा कर हूं, दिया गया सीताराम था। केसरी तक उसके भी बाद उनका पहुंच रहा हूं सामान ना। कैसे निकाल करके फेंका गया वहां था तक ना, पहुंच रहा हूं, सभी लेकिन को आप याद है। बोलने नहीं देंगे 1996 तो में नहीं क्या हुआ पहुंच था, पाऊंगा। प्रेम कुमार जी, 1996 में क्या हुआ था, सभी को याद है। और मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ गांधी फैमिली की बात नहीं करूंगा, अध्यक्षों को का किस तरह निरादर हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीताराम केसरी, इन सभी का अनादर हुआ है। एक काम करते हैं, परिवारवाद पर हम चलते हैं और समाजवादी पार्टी की बात ना करें तो फिर शायद डिबेट भी अधूरी रह जाएगी। प्रेम कुमार जी आते हैं, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आते हैं। प्रेम कुमार जी आते हैं, आएंगे आपके पास। अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, जब भी परिवारवाद की विषबेल की बात आती है, अमर बेल की बात आती है ना, तो समाजवादी पार्टी का नाम आएगा ही आएगा। वो लोग जो कि लोहिया का नाम लेते थे, वो लोग जो कि समाजवाद की बातें करते थे, वो लोग जो कि बड़े लोहिया छोटे लोहिया की बात करते थे, वो लोग जो कि संपूर्ण क्रांति जैसी बातें करते थे, वो लोग जो ये कहते थे कि समाजवाद के नाम पर समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। उसी समाजवाद में परिवारवाद कब से आ गया? मुलायम, अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, अपर्णा रामगोपाल, अक्षय यादव, अभय राम, धर्मेंद्र यादव। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो भाजपा, जो प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है परिवारवाद, वंशवाद के ऊपर, तो जो भाजपा के वंशवाद विरोध की जमीनी हकीकत ये है कि भाजपा भी इस वंशवाद से मुक्त नहीं है। अरे उनका उनसे पूछ लेंगे, उनका उनसे पूछेंगे। समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, आगे बढ़ रही है कि अन्य दलों को ये पीछे छोड़। अरे मैं कह रहा हूं ना कि उनका उनसे पूछेंगे, आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए ना। केंद्र में मंत्री मेनका गांधी, उनके पुत्र वरुण गांधी, अच्छा, वित्त मंत्री यशवंत अतुल सक्सेना, मैं रोक दूंगा। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज एकदम खामोश, एकदम खामोश। मेरी डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा। मैं सीधे ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं बीजेपी का सवाल करूंगा, आपके सामने करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, ये मेरा वादा है। और अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। मुलायम अखिलेश, डिंपल शिवपाल, अपर्णा रामगोपाल, अक्षय यादव, अभय राम, धर्मेंद्र यादव, ये यादव फैमिली के अलावा और कहीं समाजवाद नहीं है क्या? वाई नॉट अतुल सक्सेना? अतुल सक्सेना क्यों नहीं? उनके पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। अरे आप लोग गुलामी मानसिकता से आसक्त हैं, गुलामी मानसिकता से भरे हुए लोग हैं आप। बात करते हैं, फिर से आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे। अतुल सक्सेना, अगर आप ठीक तरीके से मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, मैं नहीं बोलने दूंगा। सीधे सुन लीजिएगा आप, समाजवादी पार्टी का सवाल होगा, बीजेपी पर मत जाइएगा। दैट मींस कि आप में विचारों का दिवालियापन है। इसका मतलब यह है कि डिबेट के लिए आप तैयार होकर के नहीं आए हैं। इसका मतलब यह है कि तर्कसंगत तरीके से आप जवाब नहीं दे सकते। राहुल लाल के पास में चलेंगे। राहुल लाल, आप आरजेडी के सपोर्टर हैं, अब आप आ जाइए, चूंकि आप भी इज्जत में हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, साधु यादव, मीसा भारती, एक पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिएगा। आरजेडी जो है प्राइवेट लिमिटेड क्यों बना दिया? आरजेडी को प्राइवेट लिमिटेड क्यों बना दिया राहुल लाल जी? कौन, कहां से हमको? अरे आप देख तो लीजिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड होती, देश की, बिहार की जनता अस्वीकार नहीं करती। सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अभी बताता हूं। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्टर में कहीं से परिवार के किसी एक सदस्य का उसमें नाम तक नहीं लिया कहीं पे भी। पूरे पोस्टर में तेजस्वी यादव अकेले थे। और राशिद जी, जिन भी पार्टियों की आप आवाज दबाते हैं उन सबों का मैं समर्थक हूँ, सभी का, और उन सबों को मैं आवाज देता हूँ। मैं अभी भी कह देता हूँ, तेजस्वी यादव ने अपना जो 75 का जो राशि जी प्रदर्शन किया, वो बिल्कुल अपने बल पे किया है। अगर ना तो उन्होंने अपने पिता के सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिता ने, अगर लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, तो इन्होंने बिहार के चुनाव में आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और 75 बीजेपी के इतने सारे हेलीकॉप्टर, सारे लोग घूम रहे थे, उन सबों को मुंहतोड़ जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि जनता ने उनको पसंद किया है। आज लोकतंत्र में हम लोग जनमत की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। किसी पार्टी, किसी परिवार विशेष का हो जाना कोई गुनाह नहीं होता है। राशिद जी, ये कह देना प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि नहीं, जो परिवार से जन्मी हुई पार्टियां हैं वही खतरनाक है। क्यों? अभी तो इनको काफी भरपूर चुनौती झारखंड में मिली थी। शिबू सोरेन झारखंड के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके बेटे अभी हेमंत सोरेन बने हुए। अगर योग्य होंगे तो क्यों नहीं बनेंगे वो? ये चीजें समझनी चाहिए। और मैं अभी बार खुल के कह रहा हूं, बिहार के चुनाव को, डिस्कोर्स को राशिद साहब
तेजस्वी यादव ने अब आप पूरी तरह रुकिए। से बदला है। मेरे दो कुलीग हमेशा मेरे साथ में बीजेपी जुड़े के हैं। लोग राष्ट्रवाद ठीक है। को मुद्दा बनाना चाहते आपका थे। ये कहना है, लेकिन आपका वो ये कहना है कि जनता ने तो भाई पसंद कर लिया, तो फिर ऐसे में क्या करें। लेकिन सवाल यह है कि थाली में रख करके जनता को परोस क्या रहे हैं। राकेश कुमार सिंह और बरखा दोनों ही पटना से लाइव जुड़े हैं। पहले राकेश कुमार सिंह के पास में चलेंगे। राकेश, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 परिवारवाद कितना चला है, किसके काम आया और कौन नकार दिया गया? देखिए राशिद, जिस तरह से आपने देखा दो बड़े दल, चाहे बात करें जो महागठबंधन जो कि एनडीए को चुनौती दे रही थी, उस दल के जो प्रमुख दल था राजद, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनौती पेश कर रहे थे। दूसरे कि एनडीए के घटक दल, केंद्र में घटक दल रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक चुनौती पेश कर रहे थे। दो ऐसे दल थे जो अगर कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने जो कल हमला किया था उससे जुड़े हुए हैं। हाँ। रही बात राशिद की बिहार सरकार के जो गठन को लेकर जो एनडीए में कवायद शुरू है, और सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जो है शपथ ले सकते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है पटना से। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर आज संभवतः दोपहर बाद एनडीए की एक बैठक हो सकती है जिसमें इसमें चर्चा होगी। ठीक है, ठीक है राकेश, दोबारा आपके पास में आते हैं। बरखा के पास में चलते हैं। बरखा, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया है। बिहार में जब लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके जहन में क्या ये चलता है, चाचा को देंगे, चाची को देंगे, बेटे को देंगे, बेटा को देंगे, बुआ को देंगे, फूफा को देंगे, यानी इस राजनेता के खानदान को देंगे। और अगर इस राजनेता का पिता पीएम है, माफ कीजिएगा सीएम है, या फिर कोई विधायक है या एमपी है, ये देख करके लोग वोट देने के लिए जाते हैं क्या? ऐसा लग नहीं रहा है राशिद, क्योंकि वाकई में अगर ऐसा होता तो इन चुनाव के परिणामों की तस्वीर जो है वो शायद कुछ और ही होती। एनडीए की जीत यहाँ पर इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट जरूर कर देती है। एक तरफ तेजस्वी यादव थे जो चुनौती पेश कर रहे थे, उसी के साथ साथ राहुल गांधी देखिए महागठबंधन का हिस्सा यहाँ पर रहे। अगर चेहरों पर ही लोगों को यहाँ पर वोट देना होता तो शायद तस्वीर वाकई में कुछ और यहाँ पर देखने को मिलती। एलजेपी ने खेल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की, कामयाब भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े निकल कर सामने आए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो बिहार की जनता यहाँ पर रही उसके लिए विकास जो कुछ 15 सालों में हुआ और जो आगे 5 सालों में करने के वादे और दावे यहाँ पर किए गए एनडीए की ओर से, कहीं ना कहीं जनता को उस पर भरोसा यहाँ पर रहा था। बरखा रही है, लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में ही वादा किया हुआ है कि डिबेट के हर 3-3 मिनट पर खानदान में दिखाऊंगा राजनीति में किस तरह से परिवारवाद हावी है और किस तरह से पार्टीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके रख दिया गया है। आपको दिखाते हैं वो लोग जो कि समाजवाद की बात करते हैं, वो लोग जो कि लोहिया की बात करते हैं, वो लोग जो कि कर्पूरी ठाकुर की बात किया करते थे, वो लोग जो कि सामाजिक न्याय की बात करते थे, वो लोग जो कि ये कहते थे पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन आज वो कहां पर खड़े हैं? लालू प्रसाद यादव एक जमाने में कहा यह जाता है कि लोहिया के वक्त में समाजवाद की बात किया करते थे। जनता दल से लेकर के आरजेडी तक का उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। हालांकि सेहत अभी गड़बड़ है और बड़ी बात यह है कि चारा घोटाले की वजह से जेल में है। लेकिन लालू का खानदान क्या कहता है? आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बंद करके रह गई, अब आप ये देखिए। लालू प्रसाद यादव मुखिया, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी जब चारा घोटाले की जद में आए लालू प्रसाद यादव। साले जिनका नाम है साधु यादव, बेटा बड़ा बेटा तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, बेटी मीसा भारती, ये सब हर कोई ये राजनीति में, ये सभी लोग राजनीति में हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सभी के बीच में अब सवाल ये पैदा होता है। प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या ये माना जाए कि हर किसी को ये पता है कि भैया देखो घर में ही पार्टी को रखना जरूरी है, क्योंकि कल को हो सकता है मुकदमे लग जाएं, कोई राजनीतिक मुकदमा होगा, कोई गैर राजनीतिक मुकदमा होगा, पार्टी का मालिक अगर कोई और बन गया, मुकदमों का खर्च कौन उठाएगा? जेल हो गई तो रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कौन करेगा? ये भी मजबूरी होती है क्या? देखिए राशिद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो आप नहीं बोल रहे हैं,
वो ये है कि सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ करके देश की कोई भी पार्टी जिसको आप परिवारवाद में दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसके साथ बीजेपी ने अलायंस किया है कि नहीं किया है? बीजेपी हर उस पार्टी के साथ अलायंस में रही है, चाहे पीडीपी रहे, चाहे नेशनल पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और आपको देश की राजनीति की बड़ी अच्छी जानकारी है। ससम्मान एक बात कह रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, हमसे शिवम त्यागी ने वादा किया था कि डिबेट में बैठेंगे, ऐन वक्त पर शिवम त्यागी नहीं बैठे। अब भारतीय जनता पार्टी के यासिर जिलानी का मुझे इंतजार है। यासिर जिलानी जैसे ही आएंगे, उनके सामने भी एक लंबी फहरिस्त में रखूंगा और ये मेरा वादा है। बीजेपी से बीजेपी का सवाल करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप चूंकि कांग्रेस सपोर्टर हैं और यही एक वजह है कि कांग्रेस का सवाल आपसे करूंगा। मैं बीजेपी का परिवारवाद नहीं बोल रहा हूं, आपकी बात मैं समझ गया। हाँ, मैं उसका परिवारवाद, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जिस परिवारवाद पर चोट की जा रही है वो परिवारवाद बीजेपी को एक्सेप्टेबल रहा है पूरे देश में, ये बात मैं कह रहा हूं। ये बात बीजेपी के भी नहीं कहेंगे और शायद आप भी पूछना भूल जाएं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल रही है और अब आप लोग जो हैं अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे और अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे, अपनी लकीर को पैरेलल रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही कांग्रेस करेगी, यही कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं आप? यानी वो करेंगे जो वही हम भी करेंगे। कह रहा हूं अगर वो करते हैं तो यही हम भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में, मैं ये कह रहा हूं राशिद जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सब लोग चाहते थे कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो। इस देश में मोतीलाल नेहरू ने अपने घर में जवाहरलाल नेहरू को पैदा किया। मैं ये कह रहा हूं, जिसने जिस परिवार ने सबसे ज्यादा जेल में समय बिताए, उस बाप बेटे की सियासत को आप उदाहरण के तौर पर नहीं रखेंगे? क्या वो परिवार जिस परिवार ने विरासत के तौर पर शासन किया, जिस परिवार के शासनकाल में आप बताएं सबसे ना, ज्यादा क्या वो घोटाले हुए, परिवारवाद था मोतीलाल जिस नेहरू परिवार और के पंडित जवाहरलाल नेहरू का? सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, जिस परिवार के शासनकाल में प्रशासन निरंकुश हो गया, जिस परिवार के शासनकाल में देश में आपातकाल लग गया, जिस परिवार के शासनकाल में सिर्फ लोग आए आगे अध्यक्ष बनने या प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिस परिवार के शासनकाल में एक ऐसी वंश की विषबेल है जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग आते हैं, शासनकाल में तमाम वंश की विषबेल है जिसमें सीताराम केसरी जैसों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज हमें वंश की विषबेल है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वंश की विषबेल है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी ये कहना पड़ता है कि अध्यक्ष बनकर के मैंने गलती कर दी। मैंने सिर्फ एक बात रखी राशिद जी कि मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या इसको परिवारवाद कहेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जेल में वक्त बिताए उस समय में, जबकि कोई चाहता नहीं था कि मेरे घर में क्रांतिकारी पैदा हो? मोतीलाल नेहरू के घर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। परिवारवाद कहेंगे वहां पर जहां पर राहुल गांधी, जहां पर विरासत राहुल गांधी तक आ जाती है। हम परिवारवाद कहेंगे वहां पर जहां पर विरासत प्रियंका गांधी तक आ जाती है। हम परिवारवाद कहेंगे वहां पर जहां इंदिरा से लेकर के राजीव गांधी, राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उसके बाद शून्य हो जाना और फिर भारत का कांग्रेस मुक्त हो जाना, वहां पर मैं सवाल खड़े करूंगा। अतुल सक्सेना को लेकर के आइए, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना को लेकर के आइए। अतुल सक्सेना जी, मैं फिर से यही बात बोलूंगा, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा आपसे। वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी पूंजीवाद की बात नहीं की, जिसने कभी चहेतों के पूंजीवाद की बात नहीं की थी। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव छोटे लोहिया कहे जाते थे, जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया कहे जाते थे, लेकिन कहां पर हैं? कहां पर आखिरकार आप लोग के आदर्श हैं? सिर्फ बाप बेटा, चाचा, पुत्रवधू, बहुरानी आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चार्ट जो दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, आपने सबका चार्ट दिखाया। मैं तो ये कहता हूँ आप भाजपा का भी चार्ट दिखाइए। आने तो दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता का इंतजार है मुझे। और अगर मैं बीजेपी के नेता से अगर मैं कर्कश सवाल ना पूछूं, अगर मैं बीजेपी के नेता से आज इसी डिबेट में कर्कश सवाल ना पूछूं, तो मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अतुल सक्सेना, आई लीव माई जर्नलिज्म। अगर मैंने बीजेपी से तीखे सवाल नहीं किए, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब जवाब नहीं दिया जाता विचारों का दिवालियापन होता है। जब जवाब नहीं दिया जाता वहां पर डिबेट को डिरेल करते हैं। जब जवाब नहीं दिया जाता तो कहेंगे बीजेपी, तो कहेंगे एलजेपी, तो कहेंगे
आरजेडी, आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए ना, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए ना, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। अतुल सक्सेना, व्हाई नॉट समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी क्यों ना कहा जाए? चहेतों का पूंजीवाद फैलाने वाली पार्टी क्यों ना कहा जाए? कोई बच्चा, हर बच्चा जो है अपने पिता को और हर बेटी अपने पिता को अपना आदर्श, अपना हीरो मानता है। तो यदि वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना चाहता है और वो अपने बचपन से ये देख रहा है कि उसका पिता कैसा संवेदनशील है, उस जनता के लिए कार्य करना चाहता है, तो यदि वो आगे बढ़ करके अपने पिता के आदर्शों पे चलना चाहता है, उससे भी अच्छा कार्य करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो मैं नहीं मानता। वाह, ये बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। ठीक है, अरे ओके, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को अच्छी कहना बात। चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है। प्रधानमंत्री जी को झूठ डिबेट बोलने से और हटना सिंपोजियम में ये चाहिए। सुनने में अच्छा लगता अरे है, उनकी देश अच्छा में, लगता है। प्रदेश में सरकार है, कई स्टेट्स में, अब तो झूठ बोलना बंद करें, अब तो जुमलेबाजी करना बंद करें। अतुल सक्सेना, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, अब मेरी बात सुने। अब एक मिनट, आवाज नीचे, होल्ड ऑन सर, एक मिनट। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए होती है, आई डोंट नीड अ टीआरपी मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ एक सार्थक बहस चाहिए जिससे हिंदुस्तानियों को कुछ मिल सके। और मैंने कहा ना, आप सभी ये सवाल कर रहे हैं, बीजेपी के नेता का मुझे इंतजार है, और अगर बीजेपी के नेता अंत समय तक नहीं आए तो वहां पर मैं सवाल खड़े करूंगा। मैं सवाल सबसे करने का मादा रखता हूं, क्योंकि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूं और मेरा चैनल ईमानदार पत्रकारिता की बात करता है। अब आ जाते हैं राहुल लाल के पास। राहुल लाल जी, अतुल सक्सेना ने भावविभोर होकर के एक बात बोली कि हर एक जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, उनके लिए पहला आदर्श जो होते हैं ना, पिता होते हैं। पिता के आदर्शों पर, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ही सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जो 16 घोटाले जुड़े हैं, जिनमें से चारा घोटाला सबसे बड़ा है, ट्रेजरी घोटाला भी बड़ा है, और अलग अलग कई घोटाले हैं, क्या वहीं से अपने आदर्शों को लेते हुए तेजस्वी और तेज प्रताप और मीसा भारती आगे चलेंगे? क्या आरजेडी सपोर्टर हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर जनता 75 सीट दे के, आज के समय में युवा पीढ़ी इतनी बेवकूफ नहीं बनी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये मान के चलिए कि इस तरह के घोटाले जो बीजेपी, जो कि परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही जो है कि नगद पैसे कैमरे के सामने में घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, तो वो भ्रष्टाचार का मामला। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जो अभी बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल में जो घटनाएं हम लोग को देखने के लिए मिल रही है, उसमें आप परिवारवाद खोजेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तेजस्वी यादव के पास पूरे मौके थे कि वो लालू यादव के नाम का प्रयोग करते, उन्होंने उस नाम का प्रयोग ही नहीं किया। आप सोच के देखिए कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात की जो उस समय की जरूरत थी। वर्तमान समय में बिहार में आर्थिक न्याय की बात थी, तेजस्वी यादव ने जोर शोर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव को ठीक तरीके से आपने देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बिहार चुनाव को ठीक तरीके से आपने देखा ही नहीं। पहला चरण शुरू होने वाला था, बात सुनिएगा, पहला चरण शुरू होने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। बयान में कहा कि जब हमारी सरकार थी हम सामाजिक न्याय करते थे, जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो बाबू साहब के सामने दबे, कुचले, पिछड़े, दलित, महादलित, अति पिछड़े, ईबीसी, एमबीसी, ये सभी लोग सीना तान के चला करते थे। ये लालू प्रसाद यादव के शब्द हैं और यही शब्द लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि लालू को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। साहब शब्द का प्रयोग किया था राशि जी, वो सरकारी, नहीं सुन तो लीजिए, सरकारी अधिकारियों के लिए प्रयोग किया था, यह स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया था। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए, एनडीए के एक अहम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनडीए के एक अहम सहयोगी जुड़ गए हैं, राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। उनके साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, दानिश रिजवान इनका नाम है। राकेश, दानिश से एक बात पूछिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है, ये किन मायनों में है? और जब परिवारवाद की बात आती है तो फिर बीजेपी की तरफ भी चुनावी उंगलियां उठती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। देखिए, हम पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक जो है, जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनके अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक चल रही है। हमारे साथ दानिश रिजवान हैं जो कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। दानिश भाई, क्या इस बैठक में क्या होने जा रहा है?
देखिए, हम तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। विधायकों से बातचीत करके विधायक दल का नेता चुनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जाकर के हमारे विधायक दल के जो नेता हैं तमाम विधायकों के साथ जाएंगे और उनको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है, हम पूरी तरीके से आपके समर्थन में आपके साथ हैं और जल्दी सरकार बनाने की घोषणा करिए कि कब वोट लेना है, कब किस तरीके से काम करना है। चूंकि बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहना काफी जरूरी है, इसलिए हमारे तमाम विधायक जो हैं बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ जाएंगे, वहां जाकर उनको अपना समर्थन देंगे। अनिश भाई, एक जो हम पार्टी की ओर से लगातार ये मांग उठ रही थी कि डिप्टी सीएम मिलना चाहिए, क्या आप मानते हैं कि डिप्टी? किसी ने नहीं कहा कि डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। देखिए, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी भी कीमत पर हम कोई शर्त नहीं रखेंगे, किसी तरीके से शर्तबाजी की राजनीति को हम नहीं स्वीकार करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर जिस तरह से बातें कही कि परिवारवाद जो है लोकतंत्र के लिए एक खतरा नहीं खतरा है, उन्होंने कई दलों का जिक्र किया, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से साफ तौर पर निशाना साधा। हम पार्टी क्या समझते? कहाँ कोई हमारे यहाँ परिवारवाद है? आप काम करिए, आपको पद मिलेगा, हम काम करें। मैं तो जीतन राम मांझी जी के परिवार का नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि हर जगह दोबारा आपके पास लौट करके हम आते हैं, लेकिन परिवारवाद किसके लिए पवित्र है, किसके लिए अपवित्र है, और प्रधानमंत्री ने किस तरह से कल पश्चिम बंगाल को भी लेकर के निशाना साधा है, इस पर भी पार्टियां या परिवारवादी पार्टी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज की तारीख में जो ये बात कहने लगे ना, समझ लीजिए उससे ज्यादा हल्का, उससे ज्यादा झूठ बोलने वाला या उससे ज्यादा आपको बेवकूफ बनाने वाला कोई नेता नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की बात करे। इससे पहले कि हम ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं, अभी रुकिएगा एक बार, चूंकि यासिर जिलानी बीजेपी के नेता मेरे साथ में जुड़ गए हैं और पिछले आधे घंटे से भारतीय जनता पार्टी के नेता का इंतजार था। डिबेट को ओपन कीजिएगा एक बार, क्योंकि आरजेडी के जितने सपोर्टर हैं, कांग्रेस के जितने सपोर्टर हैं, हर किसी का यह कहना था कि बीजेपी के नेता से मेरा सवाल होना चाहिए, करेंगे। एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। एआईएमआईएम का बिहार में आना ठीक नहीं है, ये तारिक अनवर ने कहा है। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन रहा, चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम को भी लेकर के फिक्र जताई है तारिक अनवर ने। अगली बड़ी खबर, अगली पटना में राबड़ी देवी के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आरजेडी की बैठक है। आरजेडी नेता मनोज झा बैठक के लिए पहुंचे हैं। क्या यासिर जिलानी जुड़ गए हैं? क्या यासिर जिलानी जुड़े हैं या फिर नहीं? अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया है। मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे, मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। पीएम ने कहा कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। तो बिहार में जीत का जश्न कल शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया गया है और प्रधानमंत्री ने बड़ी बात बोल दी है। अपने संबोधन में एक बड़ा संदेश निकल करके सामने आया है और वो ये कह दिया है कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा है। क्या यासिर जिलानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं? पीसीआर अंकित, क्या जुड़ गए हैं मेरे साथ में यासिर जिलानी, भारतीय जनता पार्टी के नेता? अच्छा ठीक है, यासिर जिलानी अभी नहीं जुड़े हैं। एक बार फिर से चलते हैं प्रेम कुमार जी के पास में। प्रेम कुमार जी, परिवारवाद के नाम पर नेहरू का विरोध लोहिया ने किया, इंदिरा गांधी का विरोध किया चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी चरण सिंह का विरोध किया मुलायम और देवीलाल ने, लेकिन आज इन सभी के दल निजी दुकान बनकर के रह गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि परिवारवाद जो है एक पार्टी, चूंकि हिंदुस्तान में पार्टियों में डेमोक्रेसी का एक कॉमन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है, ये असर दिखता है। ये परिवार का एक पार्टी की समस्या तो हो सकती है, लेकिन जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता चुनती है, तो वहां पर ये बात खत्म हो जाती, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है, जैसे आप राहुल गांधी जी के संदर्भ में देखिए, जितना परिवारवाद का नकारात्मक यानी कि नुकसान जो है राहुल गांधी को हुआ है एक नेता के तौर पर, किसी और को नहीं हुआ।
इस बार के चुनाव में आप दूसरा उदाहरण तेजस्वी यादव का लेंगे। जब आप जंगल राज बोल करके जब अटैक करती है, उनके विरोधी अटैक करते हैं, तो तेजस्वी यादव को उसका सामना करना पड़ता है। आप लोगों का चश्मा कितनी तेजी के साथ में बदल जाता है ना। 2009 में जब यूपीए की वापसी हुई थी, आप ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि देखिए राहुल गांधी ने कितना बम बम कर दिया, राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को फायदा हो गया, राहुल गांधी की वजह से यूपीए की दोबारा से सरकार बनने जा रही है। यासिर जिलानी मेरे साथ में आ गए हैं। यासिर जिलानी, हालांकि हमने इनवाइट किया था, शिवम त्यागी को आए नहीं, क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे डिबेट में हैं और पिछले आधे घंटे में जितने भी मेहमान हैं हर किसी का ये कहना था बीजेपी के वंशवाद की आप बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा था बीजेपी सपोर्टर जैसे ही जुड़ेंगे मैं वैसे ही सवाल करूंगा, और सवाल आपसे है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं, ऑथराइज प्रवक्ता बीजेपी का हूं। हाँ ठीक है, आपको कनेक्ट किया, आपको जानकारी नहीं दी है, ठीक है यासिर जिलानी जी, जानकारी ले लेना चाहिए। ओके यासिर जिलानी जी, ओके यासिर जिलानी जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, मेनका गांधी और वरुण गांधी, वसुंधरा राजे बेटे दुष्यंत राजे, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, पीयूष गोयल, वेद प्रकाश गोयल के बेटे यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा, प्रमोद महाजन, पूनम महाजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बीजेपी के परिवारवाद पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो परिवार जिन जिन लोगों का आपने नाम जुड़ाया है, मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। इन लोगों ने संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन के अंदर जो अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है, वो समिति अध्यक्ष से शुरुआत करी, मंडल अध्यक्ष बने, जिले के कार्यकारिणी में आए, जिले के पदाधिकारी बने, प्रदेश के पदाधिकारी बने। उसके बाद इनको जब टिकट मिला तो अपने काम के आधार पे इन्होंने चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद अपने आप को अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हवाई यात्रा करते हुए आसमान से नीचे नहीं। इन सब का जितने लोगों का आपने चाहे तो संगठन के स्तर पर, मेरी बात सुनिए ना आप यासिर जिलानी, फिर तो संगठन के स्तर पर तेजस्वी ने भी काम किया है, संगठन के स्तर पर फिर राहुल गांधी ने भी काम किया है, संगठन के स्तर पर एक बार डेब्यू हो जाने के बाद हर कोई काम तो करता ही है ना। फिर तो हर किसी ने किया है, फिर तो कनिमोई ने भी किया है, स्टालिन ने भी किया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है, एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने भी किया है, फिर तो सभी ने किया है। करता है भारतीय जनता पार्टी के, जो बिल्कुल जिनका कोई राजनीति से भी कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई सामाजिक स्तर पे सिर्फ काम करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, यासिर जिलानी से हमारा संपर्क टूट गया है। यासिर जिलानी के पास दोबारा हम लौट करके आएंगे, लेकिन राहुल लाल जी के पास में चलते हैं। राहुल लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना था कि अगर आप सवाल उठाएंगे अनुराग ठाकुर पर, वरुण गांधी पर, दुष्यंत राजे पर, आकाश विजयवर्गीय, राजवीर सिंह पर, जयंत सिन्हा, प्रवेश वर्मा, पूनम महाजन पर, तो आपको ये याद रखना चाहिए ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए काम किया है, जिन्हें थाली में परोस करके राजनीतिक विरासत नहीं मिली है। ये कहना था बीजेपी के नेता का। देखिए, यह स्पष्टीकरण कितना सही है वो समझ में आ सकता है कि आप दूसरों के लिए आप चयनात्मक होते हैं और अपने लिए कहते हैं संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जब भी किसी पार्टी में कोई भी आता है उसको संगठन के लिए राशि जी काम करना ही होता है। बीजेपी नेता से यह भी जरूर पूछ लीजिएगा उनसे कि बिहार में जो उन्होंने उनके एनडीए की जो घटक दल है हमने अधिकांश टिकटें जो है कि वो जो जीतन राम मांझी के परिवार के लोग हैं उन्हीं को दिया है। इनके केंद्र में जो बड़े से जो घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी है उनके भी जो अधिकांश सांसद हैं वो उनके भाई स्वर्गीय पासवान जी के भाई बंधु ही थे सारे के सारे। तो आपको जब आप दूसरों की तरफ आप नजर बनाते हैं तो अपनी कमियां आपको नहीं नजर आती हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और उसका उन्होंने बिल्कुल ही सही किस्म का जवाब दिया, जो संतुष्ट करने वाला जवाब बिल्कुल नहीं था। जहां तक बात है आरजेडी की, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो उन्होंने, ये तो प्रशंसा होनी चाहिए तेजस्वी की कि उन्होंने पूरे के पूरे आरजेडी का नैरेटिव को बदला है। उन्होंने वो चाहते तो अपने पिता के नाम का प्रयोग करते तो हो सकता है कुछ उनको वोट और ज्यादा भी मिल जाता उनको, लेकिन उन्होंने वो भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने वो अपने ढंग से इस पूरे चुनाव को लड़ा। बीजेपी को कमियां दूसरों में दिखती हैं, अपने अंदर भी उनको मूल्यांकन करने की जरूरत है। बिहार बीजेपी में जो टिकटें बटी इस समय, उसमें भी आप अगर लिस्ट बनाइएगा तो परिवारवाद का एक बड़ा सा लिस्ट, राशिद भाई, बरखा काफी देर से इंतजार कर रही है। ठीक है, बरखा काफी देर से इंतजार कर रही है। बरखा, हिंदुस्तान की राजनीति को अगर 1952 से हम शुरू करें, हालांकि राजनीति तो बहुत पुरानी है, लेकिन चुनावी राजनीति के दौर से मैं शुरू करता हूं। 1952 से लेकर के एक लंबे समय तक कभी समाजवाद की बात होती थी, कभी साम्यवाद की बात होती थी। सोवियत रूस का विघटन हो गया, साम्यवाद नेपथ्य में चला गया,
फिर उसके बाद बीच में पूंजीवाद भी आया, पूंजीवाद के पीछे हर कोई गया। लेकिन आपको लगता नहीं, क्योंकि आपने इलेक्शन को कवर किया है, कि जो लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं एक ऑरा बना लेते हैं, कहीं पर बाहुबलियों का ऑरा बना लेते हैं, कभी यादव जी वाला ऑरा बना लेते हैं, कभी बाबू साहब वाला ऑरा बना लेते हैं, और यही ऑरा बना करके अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिश की जाती है। और बिहार के जो 11 रीजन्स हैं वहां पर तो ऐसा चलता ही चलता है। खासतौर से मिथिलांचल आप चले जाइए, तिरहुत आप चले जाइए, पूर्वी बिहार चले जाएं, उत्तरी बिहार के इलाके में चले जाएं, सीमांचल में जाएं, कोसी में जाएं, हर जगह इस तरह की चीजें मिलती है ना कि एक ऑरा बना लिया और उसके बाद परिवारवाद को आगे कर दिया। उसके बाद यासिर जी आपके पास आ रहा हूं। बरखा तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। यासिर जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं जो कह रहा था, देखिए हमारे आज आपने कल एक देखा, आपने देखा कि प्रधानमंत्री हैं वो हमारे राष्ट्र नेपाली की शुरुआत करी थी और उनके लिए नारे लगाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और तमाम ये जो संस्कार है, ये जो एक संगठनात्मक शिक्षा है, ये भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री जो वायदा किया है, ठीक है, लेकिन आप चयनात्मक नहीं हो सकते ना। मैंने एक ही सवाल पूछा था। नहीं, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, संगठन के लिए उन्होंने भी काम किया। तेजस्वी ने जब आरजेडी ज्वाइन की, संगठन के लिए काम किया। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, संगठन के लिए काम किया। अजागिरी कनिमोई स्टालिन जब पार्टी ज्वाइन की, संगठन के लिए काम किया। एनटी रामाराव की विरासत को चंद्रबाबू नायडू ने जब संभाला दामाद के तौर पर ही, तभी उन्होंने संगठन के लिए काम किया। संगठन के लिए काम तो हर कोई करता है ना। आपका सवाल बिल्कुल आपका सवाल जायज है, लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कई दशकों से जो इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसने अपना अध्यक्ष किसी और बाहरी किसी इंसान को क्यों नहीं बनाया? हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए हमारे संगठन की, कि पिछली बार हमारे अमित शाह साहब अध्यक्ष थे, अब जेपी नड्डा जी हैं। कल कौन होगा ये अभी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो पिछले 70 सालों में लोगों को मालूम थी कि कौन बनेगा और आगे भी लोगों को मालूम है कि कौन बनेगा। तो ये फर्क है दोनों बड़े संगठनों में। हम किसी पर्टिकुलर के नाम पे इस तरह की बात नहीं कही है हमारे वजीर आजम ने। उन्होंने परिवारवाद और जिलानी जी, प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी और अतुल सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है बहुत सार्थक है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो वाकई में समझने वाली है। हाँ, ये हमारा भी मानना है। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, परिवारवाद देश की राजनीति के लिए खतरा है, परिवारवाद देश की राजनीति के फैब्रिक के लिए खतरा है, और परिवारवाद उन सभी विचारों के लिए खतरा है जिस विचार में समाजवाद होता है, जिस विचार में समाज के लिए कुछ करने को होता है, और जिस विचार में रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी की बात होती है। जहां पर परिवारवाद आता है वहां पर पूंजीवाद आता है, जहां पूंजीवाद आती है वहां पर जनता हाशिए पर चली जाती है। और अगर जनता हाशिए पर जा रही है परिवारवाद के लिए, तो हमारा भी यही मानना है कि लोकतंत्र के लिए नेपोटिज्म बहुत बड़ा खतरा है।